हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था काली मिट्टी तक। आज हमें क्या पढ़ना है? 7 नंबर कौन सी है? लाल व काली मिट्टी। हमने कल पढ़ा था सिर्फ काली मिट्टी, आज कौन सी पढ़नी है? लाल और काली मिट्टी। ये कहाँ पर मिलेगी सर? एक तो बात याद रखना, जहां पर लाल शब्द आ जाए ना कि मिट्टी है और लाल उधर है, उदयपुर 100% आएगा। उदयपुर को उसके पास रखना ही रखना है। लाल मिट्टी जहां पर आ जाए, कौन से जिले है सर? चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, डूंगरपुर है। उदयपुर ये उदयपुर आ गया, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। अब ये लो अपने छोटा सा क्या है, ये अपने बना दिया मानचित्र राजस्थान का। ठीक है, यहां पर अपने आ गए चित्तौड़गढ़ और यहां पर आ गया भीलवाड़ा, डूंगरपुर ये रहा, बांसवाड़ा ये रहा और उदयपुर ये रहा। कौन सी मिट्टी है? लाल और काली मिट्टी है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बस इतना याद रखना कि लाल है तो उदयपुर के आसपास होगा और काली है तो हाड़ौती वाले क्षेत्र के आसपास ही काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सर। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है सर? मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी, एकदम उपयुक्त। कल हमने एक और मिट्टी की बात की थी, कौन सी? कैसा? लाल और पीली मिट्टी। उसमें भी हमने लिखा था कि मक्का का फसल के लिए मिट्टी अच्छी है। और इसमें भी हम क्या याद रखना है कि मक्का की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल व काली मिट्टी मक्का की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। उसके बाद अपनी कौन सी मिट्टी आती है सर? लवणीय मिट्टी। हमने पहले जो पढ़ी थी वो थी खारी मिट्टी। ये कौन सी है? लवणीय मिट्टी। लवणीय हो चाहे खारी हो, राजस्थान में एक ही बात याद रखने को कि अगर खारी मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है तो किधर चलना है अपने को? इस वाली साइड, इस वाली साइड, यानी कि ये वाला एरिया। पूछो क्यों? क्योंकि अपने इसके पास में गुजरात में एक जगह पड़ती है, क्या? कच्छ का रण, जिसे हम क्या कहते हैं? नमक का रेगिस्तान। कच्छ के रण को नमक का रेगिस्तान भी कहते हैं। इसीलिए क्या है, लवणीय मृदा आपको कहां देखने को मिलेगी? इसके बॉर्डर के आसपास। यहां पर कौन से जिले हैं सर? 2 जिले रहते हैं अपने, कौन से? जालोर और बाड़मेर। बस यही याद रखना पड़ेगा। लवणीय मृदा, इसे ऊसर, कल्लर, रेग तथा अल्काइन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अल्काइन मिट्टी कहां पाई जाती है? अल्काइन। तो क्या बताना अपने को? बाड़मेर और जालोर, दो जिले अपने जो लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? बाड़मेर और जालोर। किस प्रकार की मिट्टी का नाम क्या है? अल्काइन मिट्टी। ठीक है सर, आगे चलिए। आगे कौन सी? 9 नंबर, पर्वतीय या लिथोसोल्स मिट्टी। अब एक बात याद रखनी है कैसे कि पर्वतीय मिट्टी को क्या कहते हैं? लिथोसोल्स मिट्टी। कल मैंने आपको बताया था सीरोज मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? सीरोज मिट्टी। वो कहाँ की है सर? अपने रेतीली एरिया की। सेकंड नंबर जो मिट्टी है वो कौन सी? सीरोज मिट्टी है। और यहाँ पर अपने क्या है? लिथोसोल्स यानी कि पर्वतीय मिट्टी। इसको कैसे याद रखना है? कैसे? इसके शब्द में देखो 2 बार ओ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा। और ओ की मात्रा कहां से हो रही है सर? नीचे से होकर ऊपर जा रही है। नीचे से होकर कोई जगह ऊपर जा रही है, उसको वापस नीचे आना पड़ेगा। ये क्या बन गया सर? एक पहाड़ बन गया। हमने क्या बनाई? एक ओ की मात्रा, ओ की मात्रा बनाई और यहां से वापस हमने क्या नीचे उतरे। ये क्या बन गया? पहाड़ बन गया। क्या बन गया? पहाड़। तो उसी से हमें कैसे याद रखना है कि लिथोसोल्स मिट्टी आ जाए, लिथोसोल्स मिट्टी आ जाए तो ओ की मात्रा से हमने को पर्वतीय याद रखना है। कैसी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी है। किससे बनी है सर? कंकड़ और पत्थर से युक्त मिट्टी है और अरावली में मिलती है, अरावली में पाई जाती है। पहाड़ी मिट्टी है तो ऑब्वियस सी बात है कहां मिलेगी? अरावली में पाई जाती है। ठीक है सर, आगे आ जाओ। आगे कौन सी है? लाल लोमी या लेटेराइट मिट्टी। फिर से याद रखना, लाल शब्द जहां भी आ जाए उदयपुर 100% आएगा। लाल शब्द जिस भी मिट्टी में आ जाए उदयपुर 100% आएगा। इसमें देखिए कौन सा है सर? दक्षिणी राजस्थान। लाल लोमी मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी अगर आ जाए तो चाहे अपना राजस्थान हो चाहे भारत हो, दोनों में अपने को दक्षिण ही याद रखना है। लाल लेटेराइट मिट्टी आते ही अपने को दक्षिण याद रखना है। अब राजस्थान में कैसे याद रखना है? कैसा? डूंगरपुर, ये रहा डूंगरपुर, यहाँ पे नीचे नीचे आ गया डूंगरपुर। उसके बाद बांसवाड़ा, यहाँ इधर आ गया बांसवाड़ा। उसके बाद उदयपुर, मैंने क्या कहा था? लाल शब्द जहां पे आ जाए वहां पर क्या आएगा? उदयपुर। ये लो सर। उसके बाद चित्तौड़गढ़, ये इधर आ गया चित्तौड़गढ़, ये ले चित्तौड़गढ़ आ गया। ठीक है, इतने जिले इसमें आ जाते हैं मेनली दक्षिण वाले। डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, उदयपुर आ गया और चित्तौड़गढ़। लाल लोमी या लेटेराइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है? इन 4 जिलों में पाई जाती है। ठीक है सर। उसके बाद लोह ऑक्साइड तत्वों की अधिकता के कारण इसका रंग लाल पाया जाता है। सर ये लाल तो है लेकिन इस लाल होने का कारण क्या है कि इसमें लोह जो ऑक्साइड के जो तत्व पाए जाते हैं उसी कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। अपन ने देखा होगा कि लोहे की कोई रॉड होती है, वो अगर कोई खुली पड़ी है तो
उसमें जंग लग जाते हैं और जंग का कलर कैसा है, लाल कलर का रंग होता है। उसी के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, लोह तत्व होने के कारण उसमें जंग लगने के कारण ऑक्साइड बनने से इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग इसका हो जाता है। तो ये थी अपने मिट्टियों का वर्गीकरण। अब अपने क्या पढ़ना है सर, मृदा अपरदन। नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा आएगा, मृदा अपरदन। क्या है ये, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है सर, मिट्टी एक स्थान है, यहाँ से हवा आई, इसको उड़ा के दूसरे स्थान पर लेके गई, ये क्या हो गया, मिट्टी का अपरदन हो गया। चाहे एक तरीका ये है, उसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि पानी बह रहा है, नदी बह रही है, उसके साथ जो मिट्टी कट के आ रही है वो क्या है, मिट्टी का अपरदन है। ठीक है सर, मिट्टी अपरदन को रेंगती मृत्यु कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं। रेंगती मृत्यु कैसे है कि धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इसलिए ये मृत्यु तो है लेकिन रेंगती मृत्यु है, धीरे धीरे जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। पहले यहाँ पर थी, यहाँ से उड़ी यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ से उड़ी यहाँ पर जाएगी, यहाँ से उड़ी यहाँ पर जाएगी, ये रेंगती हो जा रही है। इसलिए कैसी मिट्टी है कि मिट्टी का किस प्रकार का अपरदन है, रेंगती हुई मिट्टी का, रेंगती मृत्यु का अपरदन है। इसके बाद कृषि का क्षय रोग भी कहता है। इसमें कृषि को भी हानि होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कृषि का क्षय रोग। ठीक है सर, राजस्थान में 2 प्रकार के मृदा अपरदन पाए जाते हैं। कैसे कैसे, एक तो है वायु द्वारा अपरदन, जो कि अपने रेत के टिब्बों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, और दूसरा कौन सा है, जल अपरदन, जिसे हम अवनालिका अपरदन भी कहते हैं। वो अपने हाड़ौती वाले क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, जहां पर वर्षा के कारण नदियों के आसपास, जैसे कि मान लो ये नदी चल रही है, ये एक नदी चल रही है, इसके आसपास यहाँ पर वर्षा हुई, यहाँ पर कोई पहाड़ी थी, मतलब मान लो कि यहाँ पर कोई पहाड़ी थी, यहाँ से जल निकला और यहाँ पर जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या पूरे में कटाव कर देगा, इतने पूरे में क्या कटाव कर देगा, मतलब अवनालिका बना देगा, पूरी एक नाली बना देगा। जैसे अपन ने जस्ट इमेजिन करो कि अपने बारिश वाले दिनों पर हम बाहर निकलते हैं, तो सड़क के किनारों पर जो लाइन्स में जो नाली बनी होती है ना, सड़क के किनारे बारिश आने के बाद, वो नाली क्या है, अवनालिका अपरदन है, अवनालिका अपरदन। बस वही अपने को याद रखना है। तो ठीक है, इतना तो हो गया। अब बाकी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आओ आगे, अब आगे बढ़ना अपने वायु अपरदन पढ़ना अपने, वायु अपरदन। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन प्रभावित क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन प्रभावित क्षेत्र है कौन सा, वायु अपरदन। राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन से प्रभावित जो सर्वाधिक अपरदन कौन करता है, मिट्टी का, वायु अपरदन। कैसे सर, राजस्थान में सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, 60%, जो अपना वेटेज 60% होता है। आप क्या कहोगे सर, राजस्थान का रेतीला मरुस्थल कितना परसेंट है, 60% है। तो एक बात इमेजिन करो, जो एरिया 60% वेटेज रखता है, वहां पर सबसे ज्यादा अपरदन होना वाजिब बात है। कैसा अपरदन, वायु अपरदन, ना कि जल अपरदन। याद रखना, जहां मिट्टी सूखी होगी, जहां रेतीली मिट्टी होगी, जहां रेत ही रेत होगी, वहां पर कैसा अपरदन होगा, वायु अपरदन। और राजस्थान में जिस चीज का एरिया ज्यादा होगा, मतलब रेतीली मिट्टी का एरिया ज्यादा है, उसी कारण से वायु अपरदन कैसा होगा, राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन, वायु अपरदन होगा। ठीक है, इसे क्षैतिज अपरदन या परत अपरदन भी कहते हैं। क्षैतिज अपरदन कैसे कि मतलब वायु चली यहाँ से, यहाँ पर जो मिट्टी पड़ी थी उसको अपने साथ उड़ाया और लेके यहाँ पर छोड़ दिया, इसी क्या कहते हैं, क्षैतिज अपरदन। मतलब यहाँ का पूरा ऊपर की जो परत थी वो पूरी परत उठाई और यहाँ पर लाके उड़ेल दी। ये लो सर, इसे क्या कहते हैं, परत अपरदन। ठीक है सर, आगे चलिए। सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला कौन सा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और याद भी आपने कैसे रहना है कि सबसे सूखा एरिया कौन सा है, जैसलमेर। सबसे रेतीला एरिया कौन सा है, जैसलमेर। तो बस सब सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला कौन सा हुआ सर, जैसलमेर। और न्यूनतम कौन सा हुआ सर, धौलपुर। जहां पर हरियाली होगी, जहां पर जल होगा, वहां पर वायु अपरदन कम और जल अपरदन अधिक होगा। ठीक है सर, अब दूसरा कौन सा है सर, जल अपरदन। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा, जल अपरदन कैसे होता है, जल के तेज बहाव से जब मिट्टी कटकर आगे बढ़ जाती है, नदी में बह जाती है, उसे क्या कहते हैं, जल अपरदन कहते हैं। ठीक है सर, जल अपरदन। सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है सर, चंबल का प्रदेश, चंबल का क्षेत्र, जहां से चंबल नदी निकलती है, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है किस वाले अपरदन से, जल अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। संपूर्ण हाड़ौती का पठार, क्यों, क्योंकि हाड़ौती का पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक साल में लगभग 100-150 के आसपास 150 सेंटीमीटर साल में वर्षा होती है। उसी कारण से हाड़ौती का संपूर्ण जो पठार है वो जल अपरदन से प्रभावित है।
ठीक है सर। सर्वाधिक जल अपड़ने वाला जिला कौन सा है? हाड़ौती वाला है। कौन सा? कोटा। अपने कैसे याद रखना है कि सर्वाधिक जल अपड़ने वाला जिला कौन सा है? सर कोटा। जल अपड़न कहाँ पर हो रहा है? सर कोटा में हो रहा है, जो कि हाड़ौती का एक पार्ट है। ठीक है सर, ये तो हो गया अपना कंप्लीट। अब आगे क्या है सर? लंबवत या अवनालिका अपरदन। लंबवत कैसे? खड़ा अपरदन कैसे? अवनालिका अपरदन जल के तेज बहाव द्वारा मिट्टी के कटाव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? अवनालिका या लंबवत अपरदन। मैंने आपको पहले बताया था, ये अपने मान लो सड़क है, सड़क है, इसके पास में वर्षा होने को यहाँ पे जा रही सड़क, ठीक है, इसके पास वर्षा होने के आपने देखा कि यहाँ पे छोटी छोटी नालियां बन जाती है, यहाँ पे कैसे छोटी छोटी नालियां बन जाती है, उसी नाली को क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन। मान लो यहाँ पर कोई ऐसे पहाड़ सा है या कोई मतलब पहाड़ों पर ही कोई सड़क सी है, वहां से ये वाली अपनी बढ़ गई, ये तो सड़क होगी, ये अपनी होगी नदी, यहां से तो कट के तेज बहाव जो पानी इसकी नदी के अंदर आ रहा है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? अवनालिका अपरदन कहेंगे। ठीक है सर। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी, जो अवनालिका अपरदन के कारण क्या बनती है? बीहड़, जिसे डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? डाकुओं की शरण स्थली। डाकुओं की शरण स्थली किसे कहते हैं? सर चंबल की बीहड़ को। चंबल की बीहड़ कहते हैं डाकुओं की शरण स्थली। ठीक है सर। और सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है? सर कोटा अपने एक ही मात्र जिला है हाड़ौती का। सर्वाधिक जल अपरदन, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है? कोटा। ठीक है सर, आगे आ जाइए। चादरी अपरदन। अब चादरी अपरदन क्या है सर? आइए अभी देखते हैं। पहाड़ों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है। ये लीजिए सर, हमने बना दिया पहाड़, पहाड़ बन गया। यहाँ पर हो गई हमने, ये बना दिया हमने बादल, यहाँ पर हो गई वर्षा। ये जो मिट्टी है, मिट्टी वर्षा के जल के साथ बहकर यहाँ पर आ जाए, मतलब बह जाए, पूरी की पूरी परत हट जाए, चद्दर की चद्दर पूरी हट जाए, और चद्दर की चद्दर बहकर कहाँ पे आ जाए? या तली में आके बैठ जाए, तब इसे हम क्या कहेंगे? सर चादरी अपरदन कहेंगे। आई बात समझ में? क्या कहेंगे? चादरी अपरदन। पहाड़ों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बहती है, इसलिए कहते हैं चादरी अपरदन। अब ये सर्वाधिक कहां पर होगा? सर्वाधिक पहाड़ कहां पर हैं? सर सिरोही में है सर्वाधिक पहाड़। तो अरावली का सर्वाधिक फैलाव क्षेत्र कहां पर है? उदयपुर में। लेकिन ऊंचाई कहां पर है? सिरोही में। तो जहां पर ऊंचाई होगी वहां पर अधिक वर्षा होगी, और जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर चादरी अपरदन भी अधिक होगा। ठीक है सर, ये हमें पता चल गया कि चादरी अपरदन सर्वाधिक कहां पर होता है? सिरोही में। ठीक है सर। मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं? वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, स्टार लगा लेना इसको। तो कौन कौन से है? वनोन्मूलन, वनों को अंधाधुंध तरीके से काटना मृदा अपरदन का एक पहला कारण है। दूसरा झूमिंग कारण, वनों को आग लगाकर उन पर कृषि करना झूमिंग कहलाता है, झूमिंग कृषि कहलाता है। ठीक है सर। अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक मतलब पशुचारण, खुला एरिया वहां पर पशु चरा रहे हैं, या फिर अत्यधिक सिंचाई कर रहे हैं मिट्टी में, तो भी क्या होगा? सर मृदा अपरदन होगा। उसके बाद भूस्खलन है या बाढ़ है, मतलब कोई अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, जिस वजह से मिट्टी, पहाड़ों की मिट्टी खिसक गई, तो भी क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। और सर बाढ़ आ गई तो भी क्या होना है? मृदा अपरदन ही होना है। तो ये थी अपनी आज की स्लाइड। अब मिलते हैं हम आपसे कल।